जापान के माउंट फुजी के पास एक ऐसा जंगल है जहां पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती। ये जंगल 30 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है और इसकी जमीन हजारों साल पुराने वॉल्केनिक लावा से बनी है। दुनिया इसे जानती है सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से। आओकीगाहारा फॉरेस्ट, जिसे जापानीज में जुकाई भी कहते हैं, मतलब सी ऑफ ट्रीज, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि उन लोगों की आत्माएं भी हैं जो कभी जिंदा थे लेकिन अब इस जंगल का हिस्सा बन चुके हैं। यहां की मिट्टी में आयरन की मात्रा इतनी ज्यादा है कि जीपीएस और मोबाइल सिग्नल्स काम नहीं करते। कंपास भी यहां सही डायरेक्शन नहीं दिखाता। जो लोग यहां आते हैं वे अक्सर रास्ता भूल जाते हैं और कुछ लोग तो यहां इसी वजह से आते हैं कि वे वापस न जाना चाहते। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सच्ची है, डरावनी है और जिसका अंत आपको हमेशा याद रहेगा। यह कहानी है 4 दोस्तों की। आरव, जो भारत से टोक्यो में काम करता था, वो एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और जापान आए हुए उसे 2 साल हो चुके थे। रोहन और कविता, जो आरव के कॉलेज के दोस्त थे और जापान घूमने आए थे। रोहन फोटोग्राफी का शौक रखता था और हमेशा एडवेंचर की तलाश में रहता था। कविता एक ट्रैवल ब्लॉगर थी जो यूनिक और ऑफ बीट प्लेसेस के बारे में लिखती थी। और यूकी एक लोकल जापानीज लड़की जो आरव की कॉलीग थी। यूकी टोक्यो में बॉर्न एंड रेस्ड थी, लेकिन वो भी आओकीगाहारा फॉरेस्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। चारों ने मिलकर एक वीकेंड ट्रिप प्लान की थी माउंट फूजी के आसपास के इलाकों में घूमने की। प्लान ये था कि वो कावागुची लेक जाएंगे, कुछ फोटोज लेंगे और फिर वापस टोक्यो आ जाएंगे। आरव को पता था कि ये जंगल बहुत फेमस है, लेकिन गलत वजहों से। वो जानता था कि लोग इसे भूतिया जंगल कहते हैं। उसने विकिपीडिया पर पढ़ा था कि यहाँ हर साल कम से कम 10 से 30 लोग अपनी जिंदगी खत्म करते हैं। 2003 में यहाँ 105 बॉडीज मिली थी, जो एक रिकॉर्ड था। आरव को यह भी पता था कि जापानीज अथॉरिटीज ने सुसाइड नंबर्स पब्लिश करना बंद कर दिया था क्योंकि पब्लिसिटी से और भी लोग यहाँ आने लगे थे। लेकिन यूकी का कहना था कि असल में ये सिर्फ एक घना जंगल है। यहाँ लोग अपनी जिंदगी खत्म करने आते हैं और कई लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। लेकिन ये सब अंधविश्वास है। हमारे यहाँ यूरे के बारे में बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन ये सब इमेजिनेशन है। यूकी ने यह भी बताया था कि फॉरेस्ट के एंट्रेंस पे साइंस लगे हुए हैं जिन पर लिखा है, योर लाइफ इज अ प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स और प्लीज कंसल्ट द पुलिस बिफोर यू डिसाइड टू डाई। ये साइंस गवर्नमेंट ने लगाए हैं सुसाइड प्रिवेंशन के लिए। इन साइंस पर सुसाइड हेल्पलाइन का नंबर भी दिया गया है। रोहन और कविता को एडवेंचर पसंद था। उन्होंने कहा, चलो देखते हैं कि ये जंगल कितना डरावना है। हम सिर्फ टूरिस्ट ट्रेल पर ही रहेंगे, कुछ फोटोज लेंगे और वापस आ जाएंगे। आरव थोड़ा नर्वस था, लेकिन दोस्तों के साथ जाने से मना भी नहीं कर सकता था। उसने सोचा कि अगर वे सब साथ हैं और टूरिस्ट ट्रेल पर ही रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शुक्रवार की रात को चारों ने अपना प्लान फाइनलाइज किया। यूकी ने बताया कि फॉरेस्ट में कई टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जैसे नारुसावा आइस केव, फुगाकू विंड केव और लेक साई बैट केव। ये सब लावा केव्स हैं जो माउंट फूजी के इरप्शन से बने थे। हम इन केव्स को देखेंगे और फिर डेजिग्नेटेड ट्रेल्स पर ही घूमेंगे। शनिवार की सुबह वे चारों आओकीगाहारा फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर पहुंचे। यहां पहुंचने से पहले ही आरव को अजीब लग रहा था। जैसे जैसे वे माउंट फूजी के पास आ रहे थे, वेदर चेंज हो रहा था। आसमान में क्लाउड्स आ गए थे और हवा में एक अजीब सी स्मेल थी। फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर वे साइंस देख सकते थे जिनके बारे में यूकी ने बताया था। एक साइन पर जापानीज और इंग्लिश में लिखा था कि लाइफ प्रेशियस है और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हेल्प लेनी चाहिए। आरव ने नोटिस किया कि यहाँ कुछ और टूरिस्ट्स भी थे, लेकिन वे सब जल्दी जल्दी अंदर जा रहे थे, जैसे वे यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहते थे। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, माहौल बिल्कुल बदल गया। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे कि कोई इनविजिबल वॉल हो। टेम्परेचर कम से कम 5 डिग्री ड्रॉप हो गया था। पेड़ इतने घने थे कि ऊपर आसमान दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ के पेड़ मोस्टली जापानीज साइप्रस और हेमलॉक फर के थे, जो बहुत टॉल और थिक होते हैं। यहाँ अजीब सा सन्नाटा है, कविता ने कहा। बहुत भारी लग रहा है। वाकई में यहाँ कोई आवाज नहीं थी, न बर्ड्स की चर्पिंग, न इंसेक्ट्स की बजिंग, न विंड की साउंड, सिर्फ उनके फुटस्टेप्स की आवाज एको हो रही थी। यूकी ने हंसकर कहा, डर मत, ये सब माइंड गेम है, हम टूरिस्ट ट्रेल पर ही रहेंगे। लेकिन आरव नोटिस कर रहा था कि यूकी की आवाज भी थोड़ी नर्वस लग रही थी।
लेकिन जैसे जैसे वे अंदर जाते गए अजीब चीजें होने लगी। सबसे पहले आरव का फोन नेटवर्क खो गया। यहाँ सिग्नल नहीं आता, यूकी ने कहा। आयन कंटेंट की वजह से। फिर रोहन ने अपना कंपास निकाला, लेकिन वो भी सही डायरेक्शन नहीं दिखा रहा था। नीडल घूम रही थी और कहीं सेटल नहीं हो रही थी। यहाँ आयन ज्यादा है, यूकी ने एक्सप्लेन किया। इसलिए कंपास काम नहीं करता। ये वोल्केनिक सॉइल है, माउंट फूजी के लास्ट इरप्शन से बनी है। आरव को याद आया कि उसने पढ़ा था कि ये इरप्शन 864 सीई में हुआ था, यानी 1100 साल पहले। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, फॉरेस्ट और भी डेंस होता गया। यहाँ की जमीन अनइवन थी, वोल्केनिक रॉक्स से भरी हुई। ट्री रूट्स जमीन के ऊपर निकले हुए थे, क्योंकि लावा की हार्ड लेयर की वजह से वे डीप नहीं जा सकते थे। मॉस से ढके हुए ये रूट्स बहुत स्लिपरी थे। आधे घंटे बाद कविता ने एक नीली रस्सी देखी जो एक पेड़ से बंधी हुई थी। ये क्या है? उसने पूछा। रस्सी प्लास्टिक की थी और क्लियरली कुछ दिन पहले ही बांधी गई लगती थी। यूकी का चेहरा गंभीर हो गया। ये निशान होता है, लोग रास्ता ढूंढने के लिए या कुछ और वजह से ये रस्सी बांधते हैं। आरव को समझ आ गया कि यूकी का मतलब क्या था। ये उन लोगों का निशान था जो यहाँ अपनी जिंदगी खत्म करने आते थे। वे अपना रास्ता मार्क करते थे ताकि अगर वे अपना माइंड चेंज कर लें तो वापस जा सके। रोहन ने कहा, हमें इस रस्सी को फॉलो नहीं करना चाहिए। हम टूरिस्ट ट्रेल पर ही रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अब टूरिस्ट ट्रेल क्लियरली विजिबल नहीं था। चारों तरफ सिर्फ घने पेड़ थे और कोई प्रॉपर पाथ नहीं दिख रहा था। अचानक कविता रुक गई। किसी ने मेरा नाम लिया, उसने कहा। उसका चेहरा पेल हो गया था। क्या? रोहन ने पूछा। मैंने सुना, किसी ने कविता कहा, बहुत धीमी आवाज में, जैसे कोई दूर से बुला रहा हो। यूकी ने कहा, यहां हवा की आवाजें होती हैं, पेड़ों से एको इफेक्ट होता है। लेकिन आरव नोटिस कर रहा था कि यहां हवा भी नहीं चल रही थी। लेकिन फिर आरव को भी सुनाई दिया एक धीमी आवाज, जैसे कोई दूर से बुला रहा हो। आरव, वापस मत जाना। आवाज बहुत क्लियर थी, लेकिन डायरेक्शन पता नहीं चल रहा था कि कहां से आ रही है। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा था। वे सब एक साथ खड़े थे और कोई भी उनसे दूर नहीं था। हमें वापस जाना चाहिए, आरव ने कहा। उसकी हार्टबीट तेज हो रही थी। लेकिन जब वे वापस जाने की कोशिश की तो पता चला कि वे रास्ता भूल गए थे। टूरिस्ट ट्रेल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ घने पेड़ थे और सब एक जैसे लग रहे थे। वे जिस डायरेक्शन से आए थे वो भी क्लियरली याद नहीं थी। ये रास्ता सही नहीं है, कविता ने कहा। हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो नहीं जानते थे कि वापस का रास्ता कौन सा है। यूकी ने कहा, घबराओ मत, हम धीरे धीरे ढूंढ लेंगे, फॉरेस्ट इतना बड़ा नहीं है। लेकिन आरव को पता था कि आओकी गहारा 30 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। अगर वे मेन ट्रेल से भटक गए हैं तो वापस निकलना आसान नहीं होगा। वे 1 घंटे तक भटकते रहे। हर डायरेक्शन में पेड़ ही पेड़ थे। कहीं कोई लैंडमार्क नहीं दिख रहा था। फोन में जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। कंपास अभी भी रैंडमली घूम रहा था। फिर रोहन को जमीन पर कुछ दिखा, एक फटा हुआ बैग जिस पर खून के धब्बे थे। बैग के पास कुछ कपड़े भी बिखरे हुए थे जो बहुत पुराने लग रहे थे। एक एम्प्टी बॉटल भी थी जिस पर कोई लेबल नहीं था। यहां से चलो, यूकी ने कहा। अभी उसकी आवाज में पैनिक साफ सुनाई दे रही थी। अब वो भी डर रही थी। लेकिन तभी उन्होंने देखा, पेड़ों के बीच लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक औरत खड़ी थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। वो सफेद कपड़े पहने हुए थी जो बहुत पुराने और फटे हुए लगते थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे कि उसकी आंखों में प्यूपल्स नहीं है, सिर्फ डार्कनेस है। वो औरत उनकी तरफ देख रही थी लेकिन हिल नहीं रही थी। उसका फेस एक्सप्रेशन भी नहीं बदल रहा था। वो एकदम स्टिल खड़ी थी, जैसे कोई स्टैचू हो। यूरेई, यूकी ने विस्पर में कहा, भटकी हुई आत्मा जो शांति नहीं पा पाई। अब यूकी की आवाज में टेरर था। उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वाला कॉन्फिडेंस कंप्लीटली गायब हो गया था। आरब को जापानीज माइथोलॉजी के बारे में थोड़ा पता था। यूरेई वे स्पिरिट्स होती हैं जो अपनी डेथ के बाद शांति नहीं पा पाती। वो इस वर्ल्ड में ट्रैप्ड रह जाती हैं, यूजुअली किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन की वजह से, जैसे एंगर, सैडनेस या रिवेंज।
औरत ने अपना मुंह खोला और एक आवाज निकली जो इंसान की नहीं लग रही थी। यहां आओ। आवाज बहुत डीप थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। एको भी हो रही थी, जैसे आवाज कहीं गहरी जगह से आ रही हो। चारों दोस्त पीछे हटने लगे। आरव का हाथ कांप रहा था। कविता ने रोहन का हाथ पकड़ लिया था। यूकी के फेस पर स्वेट आ गई थी डिस्पाइट ठंडी हवा के। लेकिन तभी रोहन चिल्लाया, एक तेज चीख जो अचानक बंद हो गई, जैसे किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया हो। जब बाकी तीनों ने मुड़कर देखा तो रोहन गायब था। वो वहीं खड़ा था एक सेकंड पहले, लेकिन अब वहां कोई नहीं था, जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। रोहन! कविता चिल्लाई। रोहन कहाँ है? उसकी आवाज एको हो रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वे चारों तरफ देखने लगे, लेकिन रोहन कहीं नहीं था। जमीन पर उसके फुटप्रिंट्स भी नहीं थे। उसका कैमरा बैग भी गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। यूकी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, इस जंगल में जो मरते हैं उनकी आत्मा यहीं बन जाती है। वे दूसरों को भी यहां खींच लाते हैं। वे अकेले नहीं रहना चाहते। अब तीनों को समझ आ गया कि वो किस मुसीबत में फंसे हैं। वो औरत अभी भी वहीं खड़ी थी, उनकी तरफ देख रही थी, लेकिन अब वो क्लोजर लग रही थी, जैसे वो स्लोली उनकी तरफ आ रही हो। भागो! आरव चिल्लाया। तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में भागे, पेड़ों के बीच से झाड़ियों को तोड़ते हुए बिना रुके। ट्री रूट्स पर स्लिप हो रहे थे, ब्रांचेस से टकरा रहे थे, लेकिन वे रुके नहीं। उनके पीछे से वो आवाज आ रही थी, रुक जाओ, यहीं रह जाओ। आवाज क्लोजर आती जा रही थी, जैसे कोई उनका चेस कर रहा हो। कविता गिर गई, लेकिन आरव और यूकी ने उसे उठाया। उसके नी से खून निकल रहा था, लेकिन वे रुक नहीं सकते थे। वे भागते रहे, जब तक कि दूर से कुछ आवाजें सुनाई नहीं दी। हेल्प! हेल्प! आरव चिल्लाया। उसकी आवाज होर्स हो गई थी। कुछ वॉलंटियर्स थे जो फॉरेस्ट के बाहर पेट्रोल कर रहे थे। ये वॉलंटियर्स रेगुलरली आउटी गहारा में पेट्रोल करते हैं सुसाइड प्रिवेंशन के लिए। उन्होंने तीनों की आवाज सुनी और उनकी मदद की। जब वो फॉरेस्ट से बाहर निकले तो तीनों की हालत बहुत खराब थी। वे शॉक में थे, डरे हुए थे और रोहन के बारे में बार बार पूछ रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, स्क्रैचेस थीं और वे कंटिन्यूअसली शिवरिंग कर रहे थे। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, पुलिस डॉग्स भी लाए गए, हेलीकॉप्टर्स से एरियल सर्च भी की गई, लेकिन रोहन कभी नहीं मिला। उसका कोई ट्रेस नहीं मिला, ना उसका कैमरा, ना उसके कपड़े, कुछ भी नहीं। आज भी वो पुलिस की मिसिंग पर्सन लिस्ट में है। आरव, कविता और यूकी ने जो कुछ देखा था उसे कभी भूल नहीं पाए। पुलिस ने उनसे डिटेल स्टेटमेंट लिया, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट में सिर्फ ये लिखा गया कि रोहन फॉरेस्ट में लॉस्ट हो गया। सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं किया गया। वे जानते थे कि आउकी गहारा फॉरेस्ट में कुछ ऐसा है जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कुछ ऐसा जो हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड है। लेकिन इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है, आउकी गहारा फॉरेस्ट को सुसाइड फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत से लोग डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी जिंदगी खत्म करने आते हैं। जापान में सुसाइड रेट दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। यहाँ मेंटल हेल्थ के बारे में ओपनली बात नहीं करते। डिप्रेशन को वीकनेस समझा जाता है। लोग हेल्प मांगने से डरते हैं। अगर आप कभी भी अकेलापन महसूस करें, अगर आपको लगे कि जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है, तो प्लीज किसी से बात करें, अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से या प्रोफेशनल हेल्प लें। डिप्रेशन एक बीमारी है जिसका इलाज है, मेडिसिन अवेलेबल हैं, सपोर्ट ग्रुप्स हैं। आपकी जिंदगी प्रेशियस है। कोई भी जंगल, कोई भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं है। रोहन का क्या हुआ ये आज भी मिस्ट्री है, लेकिन उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ जगहें हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए और कुछ डिसीजंस हैं जो हमें कभी नहीं लेने चाहिए। अगर आप कभी जापान जाएं तो एओकीगारा फॉरेस्ट के पास भी मत जाना। वहां के लोकल्स भी कहते हैं कि ये जगह कर्स्ड है। जो लोग वहां जाते हैं वे कभी वैसे वापस नहीं आते जैसे गए थे। आरव आज भी टोक्यो में रहता है, लेकिन वो कभी माउंट फूजी के पास नहीं गया। वो अपनी जॉब चेंज करके दूसरी सिटी चला गया। कविता इंडिया वापस आ गई और उसने थेरेपी ली। उसने ट्रैवल ब्लॉगिंग भी छोड़ दी। यूकी ने अपनी जॉब चेंज कर ली और टोक्यो छोड़ दिया। वो अब ओसाका में रहती है। तीनों आज भी कांटेक्ट में हैं, लेकिन वे कभी उस दिन के बारे में बात नहीं करते।
कुछ मेमोरीज इतनी पेनफुल होती हैं कि उन्हें दबाना ही बेहतर होता है। लेकिन एक बात वे कभी नहीं भूलते, रोहन की आखिरी चीख, वो आवाज जो अचानक बंद हो गई थी, और वो फीलिंग कि कुछ ऐसा है इस दुनिया में जो हमारी समझ से बाहर है। योकीगारा फॉरेस्ट आज भी वैसा ही है, घना, साइलेंट और मिस्टीरियस। वहां आज भी ब्लू रोप्स मिलती हैं, वहां आज भी लोग जाते हैं जो वापस नहीं आते। गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी बढ़ाई है, वॉलंटियर्स की पेट्रोल बढ़ाई है, लेकिन फिर भी हर साल कई लोग यहाँ गायब हो जाते हैं। अगर आप कभी ऐसी जगह के बारे में सुने तो प्लीज वहां मत जाना। कुछ एडवेंचर्स की कीमत बहुत ज्यादा होती है। और अगर आपको कभी लगे कि जिंदगी में कोई रास्ता नहीं है, तो याद रखना कि हमेशा हेल्प अवेलेबल है। हमेशा कोई ना कोई है जो आपकी बात सुनेगा। आपकी जिंदगी वैल्यूएबल है और कोई भी प्रॉब्लम टेम्पररी है। ये थी एओकीगारा फॉरेस्ट की कहानी, एक कहानी जो हमें सिखाती है कि कुछ बाउंड्रीज हैं जिन्हें क्रॉस नहीं करना चाहिए, और कुछ डिसीजंस हैं जो इररिवर्सिबल होती हैं। रोहन आज भी मिसिंग है, लेकिन उसकी मेमोरी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी प्रेशियस है और हमें इसकी कितनी केयर करनी चाहिए।